सूरज की पहली किरणें रमा के छोटे से घर की खिड़की से झांक रही थीं। रमा रसोई में चाय का पानी चढ़ाए हुए थी और उसकी सास विमला आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। रमा का 4 साल का बेटा अर्जुन अपनी छोटी साइकिल पर आंगन में चक्कर लगा रहा था। रमा की शादी को 6 साल हो चुके थे और उसका पति विवेक एक स्थानीय बैंक में मैनेजर था। विवेक और रमा की जोड़ी को देखकर मोहल्ले वाले अक्सर कहते, इनकी जोड़ी को किसी की नजर न लगे। विमला रसोई में आई और हंसते हुए बोली, रमा, आज विवेक को बोल देना इस बार कोई रोमांटिक फिल्म देखने ले जाए। हर बार एक्शन फिल्म ही क्यों? रमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, आप भी तो चलिए ना। अर्जुन को आप संभाल लेंगी तो हम तीनों मजे करेंगे। विमला ने प्यार से रमा का माथा सहलाया और कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों को भी तो अपने लिए वक्त चाहिए। मैं और अर्जुन यही कहानियां सुनकर मस्त रहेंगे। विवेक हर गुरुवार को रमा को डिनर या मूवी के लिए ले जाता था और हर रविवार को पूरा परिवार एक साथ बाहर लंच के लिए जाता। विमला हमेशा बहू की खुशी में अपनी खुशी देखती थी। मोहल्ले में लोग विमला की तारीफ करते थे कि उनकी समझदारी ने इस घर को स्वर्ग बना रखा है। उसी शाम रमा बाजार से सब्जियां लेकर लौटी। अर्जुन ने दौड़कर उसका थैला छीन लिया और चिल्लाया, मम्मी, मैं हेल्प करूंगा। रमा हंस पड़ी और उसे गोद में उठा लिया। तभी विमला ने अर्जुन को पुकारा, आजा मेरे राजा, आज तुझे वो जंगल वाली कहानी सुनाती हूँ। अर्जुन खुशी से दादी की गोद में चला गया। रमा ने मन ही मन सोचा, मम्मी जी कितनी प्यारी हैं। अगर वो ना होती तो शायद मेरी जिंदगी भी बाकी माओं की तरह सिर्फ घर और बच्चे तक सिमट जाती। शाम को विवेक ऑफिस से लौटा। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। रमा ने चिंता से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ा सिर दर्द है, आज बाहर जाने का मन नहीं। रमा ने तुरंत उसका माथा छुआ और कहा, चलो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। विवेक ने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन रमा ने जिद पकड़ ली। दोनों डॉक्टर के पास गए, जहां डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और आराम करने को कहा। रात के करीब 2 बजे रमा की नींद अचानक टूटी। विवेक बिस्तर पर कराह रहा था। उसने लाइट जलाई तो देखा कि विवेक का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत विमला को जगाया। दोनों ने मिलकर विवेक को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रमा ने पड़ोसियों को बुलाया और सब मिलकर उसे नजदीकी अस्पताल ले गए। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने जो खबर दी, उसने रमा और विमला के पैरों तले जमीन खींच ली। विवेक अब इस दुनिया में नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दुर्लभ हार्ट अटैक था जो अचानक हुआ। रमा का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह बस एक तक डॉक्टर को देखती रही, जैसे उसे यकीन ही ना हो। विमला रोते हुए रमा को गले लगाकर बैठ गई। अर्जुन, जो अभी भी नींद में था, को पड़ोस की शांति आंटी ने संभाल लिया। अगले दिन सुबह विवेक का अंतिम संस्कार हो गया। रमा चुपचाप आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह जमा हुआ था। मोहल्ले के लोग शोक जताने आ रहे थे। विवेक के ऑफिस से उनके सहकर्मी और बॉस श्रीकांत अपनी पत्नी नीलम के साथ आए। नीलम ने रमा को गले लगाया और कहा, रमा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत रखो। श्रीकांत ने धीरे से कहा, रमा, तुम चाहो तो विवेक की जगह बैंक में जॉब कर सकती हो। हम हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे। रमा ने हल्के से सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान दी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह रो नहीं रही थी। नीलम ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। रमा ने बस इतना कहा, थैंक यू दीदी। लोग धीरे धीरे चले गए, लेकिन मोहल्ले की कुछ महिलाएं अभी भी आंगन में बैठी थीं। अगले दिन शोक सभा के लिए लोग फिर इकट्ठा हुए। विवेक की तस्वीर पर माला छड़ी थी और उसके सामने एक दिया जल रहा था। रमा तस्वीर को देख रही थी। उसका मन भारी था। तभी उसे कुछ महिलाओं की फुसफुसाहट सुनाई दी। एक महिला, मंजू, दूसरी से कह रही थी, देखा, कल ये कैसे बॉस से हंस हंस कर बात कर रही थी। पति को गए 2 दिन भी नहीं हुए और इसे कोई फर्क ही नहीं। रमा का दिल जैसे चाकू से चीर गया। उसने सोचा, क्या मेरा दुख मेरे चेहरे पर दिखाना जरूरी है? क्या मैं हर वक्त रोती रहूं तभी लोग मुझ पर यकीन करेंगे? वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू झलक आए। विमला, जो पास ही बैठी थी, ने यह सब सुन लिया।
उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे खड़ी हुईं और तेज आवाज में बोलीं, बस, मेरी बहू के बारे में एक शब्द और नहीं सुना जाएगा। तुम लोग क्या जानते हो इसके दुख के बारे में? क्या तुमने इसकी आंखों में छिपा वो समंदर देखा जो रात भर बहता है? हाँ, ये कल मुस्कुराई थी क्योंकि उसे सांत्वना दी जा रही थी। क्या वो उनके सामने छाती पीटकर रोती? क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? विमला की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वे आगे बोली, मैंने भी अपने पति को खोया है। दुख जिंदगी भर रहता है, लेकिन क्या हम हर पल रोते रहें? रमा को अभी अपने बेटे को संभालना है, इस घर को चलाना है। तुम लोग जो दूसरों के आंसुओं का हिसाब रखते हो, क्या तुमने कभी किसी का दुख हल्का करने की कोशिश की? मोहल्ले की महिलाएं चुप हो गईं। कुछ के चेहरों पर शर्मिंदगी थी। रमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। विमला ने उसे गले लगाया और कमरे में ले गईं। कमरे में रमा विमला से लिपटकर रो पड़ी। उसने हिचकियों के बीच कहा, मम्मी जी, मैं क्या करूं? मुझे हर पल लगता है कि विवेक अभी आएगा और कहेगा, रमा चाय बना दो। लेकिन मैं सबके सामने रो नहीं पाती। ये दुख मेरा है, इसे मैं कैसे दिखाऊं? विमला ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटा, तुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तेरी आंखों का दर्द देख सकती हूँ। ये लोग जो बाहर बैठकर तमाशा करते हैं, इनकी परवाह मत कर। तू बस अर्जुन के लिए और अपने लिए जी। कुछ दिन बाद रमा ने विवेक की जगह बैंक में जॉब शुरू की। पहला दिन मुश्किल था, लेकिन नीलम और श्रीकांत ने उसका हौसला बढ़ाया। घर लौटकर उसने अर्जुन को गोद में लिया और विमला से कहा, मम्मी जी, आप न होती तो मैं टूट जाती। विमला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। रमा ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने दुख को अपनी ताकत बनाएगी। वह जानती थी कि लोग उसकी खामोशी को कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन उसका दुख उसकी निजी ताकत था, जिसे वह किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहती थी। हर इंसान का दुख व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग खुलकर रोते हैं तो कुछ अपनी पीड़ा को खामोशी में समेट लेते हैं। हमें दूसरों के दुख को उनके आंसुओं से नहीं, उनकी भावनाओं से समझना चाहिए।